हेलो जो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और सभी बच्चे को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट लिंक को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। कैसे आप सभी लोग, एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कैसे हैं आप लोग, और आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो कैसे चल रही है। और जो भी क्लासेज आपको दी जाती है ना डेली, आपकी चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो है या फिजिक्स जो भी है, तो क्या आप डेली करते भी हो, समझ में भी आता है कि नहीं आता, बोलो। तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करो बेटा कि सभी बच्चे आ जाएं, क्योंकि आज आपको क्लास में ज़्यादा संख्या लेके आने है ना, आपको संख्या बढ़ानी है। और संख्या बढ़ाने के साथ साथ आपको क्लास की तरफ ध्यान देने हैं, क्योंकि अब आपका आ गया नवंबर। ठीक है, नवंबर आ गया और नवंबर भी आ गया, नवंबर भी धीरे धीरे बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। आ जाएगा दिसंबर, दिसंबर के बाद आएगी कपकपी वाली जनवरी, और फरवरी में आपके आ जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप दिवाली की खुशी में ना, इस टाइम भाई दिवाली का माहौल आ गया ना, टाइम आ गया, तो दिवाली की खुशी में आप अपनी पढ़ाई को भूल जाओ। नहीं, जैसे आप दिवाली को जैसे हम दिवाली के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं ना, धूमधाम से सारी फैमिली एकजुट होकर ना इतना मौज मस्तियाँ करते हैं, तो वही आप सोचो कि वही हमें भी टारगेट रखने कि हम भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लेके आएंगे, कि हम भी एक उत्सव मनाएंगे। ठीक है, एक उत्सव आपका भी होगा, क्योंकि भाई देखो दिवाली तो हर साल आती है, हम हर साल मनाते हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में हर साल नहीं बैठोगे, बोर्ड एग्जाम देने हर साल नहीं जाओगे, एक बार देने जाओगे। ठीक, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज से क्लास से क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे आगे होंगे। और एक चीज मैं बताऊंगी बच्चे, कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, गलत ही बताना है लेकिन बताना है। लेकिन ये सारे जो क्लास के ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और पूरे आने की चांसेस है, और कुछ टफ है नहीं, क्योंकि आप हर एक टॉपिक को पढ़ चुके हो। ठीक, चलिए। आवृत्ति बीजों में भ्रूणपोष होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, बहुगुणित। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, आप नहीं पढ़े हो तो क्या हो गया, क्या होगा भाई, कि है कहाँ से आ गया। ठीक, तो बताओ, आवृत्त बीजों में, आवृत्त बीजों यानी एंजियोस्पर्म, आवृत्त बीजों को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या बहुगुणित। बताइए, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कि क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। क्यों, क्योंकि n+2n बराबर 3n, यही 3n को ट्रिपल फ्यूजन है ना, त्रिक्षमेकन, और ये त्रिक्षमेकन से क्या बनता है, भ्रूणपोष। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली जो अवस्था है, यानी भ्रूण की एक अक्रियाशील, अक्रियाशील का मतलब कि क्रियाशील ना हो, क्योंकि बेटा आगे क्या लग गया है, अक्रियाशील। ठीक, तो भ्रूण की अक्रियाशील वाली स्थिति को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं, मारुला कहते हैं, उत्तेजित कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सेकेंड का बताइए, सेकेंड का बताइए भाई, सेकेंड का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर बच्चे दूसरे का आंसर बताइए फटाफट। और लिंक को शेयर करते रहने, ताकि जो भी बच्चे नहीं आए हैं, आज की क्लास में संख्या दिखनी चाहिए, आज की क्लास में मुझे संख्या दिखनी चाहिए। ठीक, अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आपका भी काम है कि संख्या लेके आनी है। ओके, चलो बताओ, आंसर बताओ, फटाफट बताओ, क्या कहते हैं, भ्रूण की अक्रियाशील वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, क्या कहते हैं। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर अगर करेक्ट उन्होंने क्या चूज किया है, ये बिल्कुल सही है, कि प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। नेक्स्ट, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है, विकासशील पराग कणों को, है ना, ये बेटा है पुंकेसर। इसको हमने कट किया, कट करने पे इसके अंदर हमने झांक के देखा, है ना भाई, हमने झांक के देखा, तो झांकने के बाद हमें कुछ संरचनाएं मिली,
है ना, ये लघु बीजाणु मिला तो विकासशील परागकणों को पोषण देता है। जो विकासशील परागकण होते हैं उनको पोषण देता है, कौन देता है? विकासशील परागकणों को पोषण देता है, कौन देता है? बताइए बताइए, बातें नहीं करनी है, ठीक है, बातें नहीं करनी आपस में। जो बच्चा बात कर रहा है कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं मैं बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से पीछे जा रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप किसी टीचर्स को या अपने घर वालों को नहीं, आप खुद न खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि यही समय है पढ़ने का। फिर आप जो 4 4 साल 6 साल 7 साल बाद जाओगे तो वो आपको एक जिम्मेदारी आ जाएगी, वो पढ़ने का समय नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो अगर आपके पास ये अनमोल समय मिला है तो इस अनमोल समय का क्या करना है? यूज करना है। बातें बात करके खत्म नहीं करनी, बात करो, मौज मस्तियां करो, मैं नहीं मना करती, लेकिन एक टाइम टू टाइम, है ना, हर एक चीज का टाइम बनाओ। अभी नहीं कि क्लास का टाइम हम बात करना स्टार्ट कर दे, तो ये लॉस किसका होगा? आपका होगा। ओके, चलो बताओ बेटा, जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, टैपेटम। बिल्कुल सही है कि विकासशील परागकणों को पोषण देता है। तो विकासशील जो परागकण है उसको पोषण देने का कार्य कौन करता है? टैपेटम करता है, ठीक है। चलो, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, ऋतुस्राव जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? बताओ। ऋतुस्राव यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? बताइए बच्चे, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसके कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। बताइए, चौथी का आंसर बताइए। ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? किस हार्मोन्स की कमी हो गई जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, या ऑक्सीटोसिन, या वेसोप्रेसिन, या प्रोजेस्टेरॉन। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ये है बिल्कुल सही है कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, ठीक है। किसके कमी से? प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? इनमें से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? IVF बराबर ET, या GIFT IUD, या ICSI, या GIFT। तो इनमें से जन्म नियंत्रण यानी कि हमारी जनसंख्या को कम करने के लिए, जन्म नियंत्रण को हम कह सकते हैं गर्भ निरोधक। क्या कह सकते हैं? गर्भ निरोधक। तो निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? IVF है, GIFT है, IUD है, या ICSI है? कौन है? फटाफट फटाफट आंसर मुझे दिखने चाहिए, सभी का आंसर मुझे दिखने चाहिए कमेंट में। बातें नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। बात करना बोर्ड एग्जाम के बाद, थोड़ा सा फ्री होना, मौज मस्तियां कर लेना, फिर वापस से पढ़ाई में लग जाना, ठीक है। हाँ, और इसी टाइम भी बात करो लेकिन क्लास के बाद करो, ठीक। चलो, तो जिस भी बच्चे का आंसर क्या होगा बेटा? IUD बिल्कुल सही है। इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन। यूटेराइन डिवाइस होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं भाई? कापटी का, हिपेस लूप का, है ना, कुछ मेडिसिन होती है, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे का आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन को कितनी सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह? बताइए, छठवीं का बताइए। जो चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी स्वैच्छिक रूप से अनचाहा जो गर्भ कह ले, या स्वैच्छिक रूप से जो एमटीपी कराई जाती है ना, यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी कि ये जो समापन होता है ये हम घर पे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए या हम कह सकते हैं अबॉर्शन करवाना है ना, या तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को भाई जन्म से ही मार देना है ना। तो ये कब सुरक्षित मानी जाती है? तो आप सभी को पता है कि
पहले जो भारत सरकार के द्वारा ये क्या थी, मान्य थी। क्यों मान्य थी कि भाई रेप का केस हो गया, साथ साथ अगर मान लो कोई भी बेबी है जो आने दुनिया में आने वाला बेबी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इसका यूज किया जाएगा। लेकिन आज का टाइम में क्या है, बैन है। लेकिन ये कितने सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12, बिल्कुल सही की 12 सप्ताह तक, है ना। 12 सप्ताह ये कहते हैं कि 3 मंथ का जो भ्रूण हो गया। ओके चलो, बंधता के कारण होते हैं शारीरिक व जन्मजात रोगजन्य या प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक या उपयुक्त। यानी बंधता, बंधता का मतलब इनफर्टिलिटी, यानी जिसको हम बांझपन कहते हैं। और ये बांझपन स्त्री और पुरुष दोनों हो सकता है। ध्यान देना, बांझ सिर्फ स्त्री नहीं होगी, पुरुष भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों में इनकी दोनों की भागीदारी होती है। ओके, तो बंधता के कारण होते हैं शारीरिक व जन्मजात, रोगजन्य या प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक या उपयुक्त, यानी कि सभी। बताइए क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, सभी। देखो जो बंधता होती है ना, हमारा शारीरिक भी हो सकता है, जन्मजात, यानी कि कुछ दिक्कतें हमें जन्मजात हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे आपने टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम पढ़ा होगा, है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या देखते हैं, महिला में दिक्कत होती है, महिला का जो अंडाशय होता है वो क्या हो जाता है, अल्पविकसित, यानी कि वो महिला क्या होती है, बाज होती है। ओके, और पुरुष में इसी तरह क्लाइफेंटर में नंबर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई, जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी तो उस पुरुष का वृषण अल्प विकसित हो गया, तो कहीं न कहीं वो पुरुष क्या हो गया, बांझपन हो गया। साथ साथ शारीरिक, यानी कुछ भी ऐसी उसके बॉडी में दिक्कत आई जिससे उसमें दिक्कत आ गई, रोगजन्य, है ना, कुछ कोई ना कोई इसको रोग से ग्रसित है। साथ साथ मनोवैज्ञानिक, है ना, वो प्रतिरक्षात्मक, उसका प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम वो ठीक नहीं है। और मनोवैज्ञानिक, है ना, वो मन के विकार, है ना, उसके अंदर बहुत सारे मन के विकार, वो मन के रूप से वो ठीक नहीं है, तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है एक्स संलग्न वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न, एक्स एक्स वाई संलग्न। बताइए, हीमोफीलिया रोग होता है। ये जो हीमोफीलिया है, देखो ध्यान देना, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अप्रभावी विकार कहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया, उन्हें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी कि अगर उसको चोट लगी, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग बहना समाप्त नहीं होगा। और जब ब्लीडिंग का बहना समाप्त नहीं होगा तो उस व्यक्ति में रोग, ब्लड की क्या होगी, कमी होगी। जब ब्लड की कमी होगी तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बताइए बताइए बताइए, जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं सभी का भाई स्वागत है क्लास में। तो हीमोफीलिया रोग होता है एक्स संलग्न वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न या एक्स वाई संलग्न, और लिंक को शेयर करते रहने हैं, संख्या को बढ़ाने हैं। ओके चलो, तो क्या होगा भाई, एक्स संलग्न, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स संलग्न, क्योंकि ये एक्स विकार है, किस गुणसूत्र पे, एक्स गुणसूत्र पे ये होती हैं, ठीक है। अगला, डाउन सिंड्रोम का कारण निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है, या डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। बताइए किसकी अधिकता से होगा, किसकी अधिकता होगी तो डाउन सिंड्रोम से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम का कारण निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, तो 21वें के, 18वें के, 13वें के, 19वें के। बताइए, सभी बच्चे के आंसर मुझे फटाफट फटाफट दिखने चाहिए, हर एक एक बच्चे का कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्या होती है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप इस लाइव चैट में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे और अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहाँ पे लिखेंगे, जिससे बाद में उसको पढ़ के आपकी समस्याओं को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलो, तो बताइए 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 क्या होगा। हाँ, जितने भी बच्चे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कि 21वें गुणसूत्र पे, इस पे जो
21वां गुणसूत्र होता है उनमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला क्या बोला है? यह एक लिंग संलग्न रोग है, यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी रोग है और रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक ही प्रोटीन प्रभावित होती है। तो हीमोफीलिया के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन गलत है? ये जो चारों मत दिया गया है, इस मत में से कौन ऐसा मत है जो कि गलत है? बताइए बताइए बेटा बताइए। हाँ, कुछ बच्चे को तो बेटा कहने से प्रॉब्लम हो जाती है ना? बड़े बड़े हो गए हो आप लोग, है ना? बताओ तो क्या होगा बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर 10वें का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी, यह एक प्रभावी रोग है। तो बच्चे ये जो हीमोफीलिया होता है ना, ये एक प्रभावी रोग नहीं होता। क्या होते हैं? अप्रभावी रोग है और एक लिंग संलग्न, बिल्कुल सही कि हमारे जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग गुणसूत्र है और लिंग गुणसूत्र का एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, और रुधिर स्कंदन में निहित केवल प्रोटीन एक ही प्रभावित होती है। इनमें एक ही प्रोटीन क्या होगी? प्रभावित होती है। ठीक है, चलो। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल जी ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक पादरी थे, उन्होंने मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो बताइए, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? 2 3 4 7, 2 3 4 7 बताइए। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, इन्होंने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया था? कौन कौन से ऐसे लक्षण थे जिन्होंने इन्होंने सिलेक्ट किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि 7 विपर्यासी लक्षणों, जैसे पौधे की लंबाई, पौधे की बीज की रंग, बीज की लंबाई, है ना, बहुत सारे ऐसे जो लक्षण थे, उन्होंने इस लक्षण को लेके इसको अध्ययन किया था। ठीक है, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने 3 नियम को दिया था जिसे हम आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। पिता का रक्त समूह ए बी तथा माता का रक्त समूह ओ है, तो इनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? अगर पिता का रक्त समूह ए बी है और माता का रक्त समूह ओ है, तो इनके बच्चे में कौन सा रक्त समूह होने की संभावनाएं हैं? ए या बी, केवल ए, बी या ओ, या केवल ओ? तो बताइए कौन सा रक्त समूह होने की संभावना यहाँ पे होगी? तो बताइए बेटा कैसे? देखो, अगर मान लो पूछ क्या रहा है, माता का ब्लड ग्रुप ए, एक का ए बी है और एक का वो है, ठीक है, आई ए और आई बी, ठीक है, इस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, तो इनकी संतति जो बेटा आएगी, ओके, तो संतति बन के क्या रेडी होगी? आई ए आई जीरो, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, आई बी आई जीरो, यानी ए और बी आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए या बी। ठीक है, संतति क्या आएगी? ए या बी आएगी। अगला, 2 लंबे पौधे के बीच क्रॉस से ऐसी संतति बनी, 2 लंबे पौधे के बीच क्रॉस से ऐसी संतति बनी जिसमें कुछ बौने पौधे थे और दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी टी व कैपिटल टी, कैपिटल टी टी व कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी व स्मॉल टी टी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का, 2 लंबे पौधे के बीच क्रॉस से ऐसी संतति बनी जिसमें कुछ बौने पौधे थे और दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा? तो क्या होगा भाई? ठीक है, तो जिस भी बच्चे का करेक्ट आंसर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये करेक्ट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था?
तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादित किया था वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को? तो बताइए, रॉबर्ट हुक ने, गेगर जानमंडल ने, शटन व बावेरी ने, या एम.एस. स्वामीनाथन ने? तो किसने किया था? तो ये वंशागति का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जिस भी बच्चे का 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सटन व बावेरी ने। किसने किया था? सटन व बावेरी ने। बेटा लिंक को शेयर करते रहने हैं, ठीक है, लिंक को शेयर करते रहने हैं, क्योंकि आज का टारगेट आपको है कि बच्चे की संख्या बढ़ानी है। तो ये तो रहे बेटा हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, आपने सही सही करते गया। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अब आपको इसमें मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलने हैं। यानी कि अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ एक एक पॉइंट्स को क्या करोगे, नोट करते हुए आपने चलने हैं, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और हर एक बच्चे को मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आपने बात नहीं करनी है। अगर आपको डाउट है तो पूछो, लेकिन डाउट नहीं है तो पहले आप लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। जब किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बोलोगे मैम मुझे ऐसे दिक्कत है, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं आपका वो कमेंट देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक। ओके, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। चलिए चलते हैं बेटा। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये जो सेब है, सेब को आभासी फल हम क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो क्या लिखोगे बेटा? पुष्प का अंडाशय ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है, और अंडाशय के अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पक्रम आदि भी फल का निर्माण में भाग लेते हैं तो ऐसे फल को हम सत्य फल या आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो सेब में पुष्प का पुष्पासन मांसल होकर फल का प्रमुख भाग बनाता है, अतः सेब को हम आभासी फल कहते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे बेटा? पुष्प का अंडाशय ही। आंसर क्या लिखोगे? हर एक बच्चे का नोट डाउन करते हुए चलना है। आंसर लिखोगे पुष्प का अंडाशय ही फल की रचना करता है। फल की रचना करता है, ठीक है। पुष्प का अंडाशय ही फल का क्या करता है? रचना करता है। अंडाशय के अतिरिक्त अंडाशय के अतिरिक्त अंडाशय के अतिरिक्त जब पुष्प के अन्य भाग, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त जब पुष्प के अन्य भाग, ठीक है, अन्य भाग जैसे पुष्पासन, ठीक है, जैसे पुष्पासन एवं जैसे पुष्पासन पुष्पक्रम से, ठीक है, पुष्पासन पुष्पक्रम से फलों का निर्माण होता है, ठीक है, फलों का निर्माण होता है, तब ऐसे फलों को, ठीक है, फलों का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को सत्य, ठीक है, फलों को असत्य फल, फलों को असत्य फल, असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। आभासी
फल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। तो सेब में पुष्प का पुंजपासन मांसल होकर फल का प्रमुख खाद्य भाग बनाता है। ठीक है, प्रमुख खाद्य भाग बनाता है। ठीक है, तो सेब में पुष्प का, क्या लिखोगे? सेब में पुष्प का पुष्पासन भाग। ठीक, सेब में पुष्प का पुष्पासन भाग मांसल होकर फल का खाद्य भाग बनाता है। ठीक है, क्या होता है? खाद बनाता है। अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। ठीक है, फल का भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहते हैं। ठीक है, जब आपसे क्या पूछेगा भाई, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो क्या लिखोगे? पुष्प का अंडाशय ही फल का रचना करता है। ठीक है, पुष्प है, कोई भी फ्लावर है, और उसका जो अंडाशय वाला भाग होगा, यही अंडाशय वाला भाग ही क्या करेगा? फल की रचना करेगा। लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त जब पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन हो गया, पुष्पक्रम यानी जैसे दल हो गया, बाह्य दल हो गया, ये सभी जब फूल का निर्माण करते हैं तो ऐसे फलों को हम आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। तो सेब में पुष्प का पुष्पासन भाग मांसल होकर फल का खाद्य भाग्य बनाता है, अतः ऐसे फल को हम आभासी फल या सत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो अतः सेब को आभासी फल या हम इसको यहाँ पे असत्य फल भी कह सकते हैं कि असत्य फल कहते हैं। क्या समझ में आ गया सभी बच्चे को? सभी बच्चे को फटाफट बच्चा नोट डाउन करते हुए चलो, और कितने बच्चों को समझ में आ गया है आपने ये बताते चलने हैं। हो गया सभी का? क्या सभी बच्चे का हो गया? हो गया भाई? चलो आगे चलते हैं। स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए, यानी कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट पे आंसर लिखो तो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर लिखो, स्वपरागण व परपरागण में अंतर क्या होते हैं? चलो, क्या लिखोगे? परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर करते हैं ना। स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है ना? एक साइड हम लिख लेंगे स्वपरागण, क्या? स्वपरागण, स्वपरागण को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे? परपरागण। परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, तो स्वपरागण और परपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन व क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दोनों परागण के माध्यम होते हैं। ठीक, क्या लिखोगे? परागकणों का किसी परागकोश से, ठीक है, परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है,
पराग कणों का, लिखोगे क्या? पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश, ठीक है, पराग कोश से उसी पौधे के, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, कोश से उसी पुष्प के ठीक है पराग कणों का, यहाँ पे पराग कणों का होगा, ठीक है, पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी मैं यहाँ पे स्टिग्मा लिख रही हूँ ना, समझ जाना, स्टिग्मा से या उसी पुष्प उसी पौधे के, ठीक है, उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के, ठीक है, उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प की, ठीक है, किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। क्या हमने नोट डाउन किया बेटा कि पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है, किसका? पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे या, ठीक है, वर्तिकाग्र से या उसी पौधे पर, ठीक है, यहाँ पे आप या लिख लेना, या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यहाँ पे समझो स्वपरागण में क्या बोला। माना बात ये एक प्लांट है, ओके, इस पौधे में क्या लगी है? फ्लावर लगी है, ओके, फ्लावर लगी है, ये फ्लावर है, यहाँ पे भी क्या है? फ्लावर है, ये भी लगे हुए हैं, क्या? फ्लावर लगी है, ठीक है। इस फ्लावर में एक तो पुंकेसर, ये यहाँ पे स्त्रीकेसर, इसी तरह पुंकेसर और यहाँ पे स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जब क्या होगा? स्वपरागण का मतलब कि यहाँ से परागकण इसी एक ही पुष्प पे आ जाए, या उसी पौधे का ये दूसरे पुष्प का परागकण इस पे आ जाए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, इन पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। तो दूसरा क्या है? परपरागण। परपरागण में क्या लिखोगे? परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परपरागण कहलाता है, ठीक है। क्या लिखोगे? परागकणों का उसी प्रजाति या उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर
वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया, स्थानांतरण की क्रिया, ठीक है, स्थानांतरण की क्रिया पर परागण कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, तो देखो स्वपरागण में क्या होगा, एक ही पौधा होगा, उस पौधे पे या तो एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के दूसरे पुष्प पे, या तो उसी पौधे के उसी पुष्प पे। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होगा, एक ही जाति के दो पौधे होंगे, तो एक पौधे के पुष्प से, पुष्प के पुंकेसर से परागकण क्या होगा, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएगा और निषेचन की क्रिया करेगा, यानी परागण की क्रिया होगी, उसको हम कहते हैं परपरागण। ठीक है, क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये होते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर होते हैं। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो कि यह संयुग्मता बढ़ाता है ना, परपरागण भी संयुग्मता बढ़ाता है। ठीक है, परागण कारकों पर सीमित निर्भरता नहीं होती, यानी कि स्वपरागण को करने के लिए किसी भी कारक या किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परपरागण को करने के लिए कारक की और माध्यम की जरूरत होती है। तो ये सभी चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी सा है, सिंपल सा है, कोई कुछ भी टफ नहीं है। ठीक, अगला देखो, विपुंसन किसे कहते हैं, विपुंसन किसे कहते हैं, बताओ। विपुंसन, तो बताइए बेटा विपुंसन किसे कहते हैं। देखो विपुंसन का मतलब होता है कि विपुंसन या बंध्याकरण में पादपों को द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटे से निकाल दिया जाता है एवं पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। देखो मतलब क्या है, विपुंसन का मतलब होता है, देखो एक विपुंसन होता है, एक थैलीकरण होता है। ये विपुंसन विधि और जो थैलीकरण विधि होती है, ये पर परागण को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि स्वपरागण को रोकने के लिए। अगर हम स्वपरागण और परपरागण के लाभ और हानि की बात करते हैं, तो जितने भी स्वपरागित पुष्प होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं। अरे मतलब उनकी जो कह सके कि जो जनन क्षमता बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, परपरागण में ये थोड़ा सा होता अच्छा बेस्ट माना जाता है। तो स्वपरागण को रोकने के लिए और परपरागण को बेस्ट बनाने के लिए ये कृत्रिम संकरण, यानी कि ये कृत्रिम परागण की क्रिया होती है ना, जो मानव के द्वारा परागण कराना, क्या करना, मानव विधि, मानव के द्वारा परागण की क्रिया को कराना। ठीक है, तो विपुंसन में आप क्या देखोगे, क्या नोट करोगे कि विपुंसन या बंध्याकरण, ठीक है, विपुंसन या बंध्याकरण में पादपों को द्विलिंगी पुष्प के, पादपों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को, ठीक है, विपुंसन या बंध्याकरण या बंध्याकरण, ठीक है, बंध्याकरण, विपुंसन या बंध्याकरण पादपों के द्विलिंगी पुष्पों के, द्विलिंगी पुष्पों के, तो द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को, ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों के पुंकेसर को, ठीक है, किसको, परागकोशों को उनके कलिका, परागकोशों को उनके उनके कलिका अवस्था, कलिका अवस्था में चिमटी, ठीक है, तो कलिका अवस्था में किसके द्वारा भाई, चिमटी, ठीक है, तो चिमटी से निकाल दिया जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। ठीक है, चिमटे से निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाता है और एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। ठीक है, एवं इस पुष्प का, एवं इस पुष्प का
मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। समझना इस बात को कि यहाँ पे जितने भी द्विलिंगी पुष्प है ना, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें इस क्रिया को रोकने के लिए, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उनमें स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाएगा कि जो कोई पुष्प है उसकी कलिका अवस्था में पुंकेसर को चिमटे के थ्रू निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद उसको अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी दूसरे पुष्प के स्त्रीकेसर पुष्प परागकणों को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। ठीक है, चलो आगे देखो। ग्रेफियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रेफियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब इससे अंडे बाहर निकलेगा तो अंडे बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बताइए। तो क्या लिखोगे भाई, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। तो आप पूरा डिटेल में लिखना कि ग्राफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो क्या लिखोगे, अंडोत्सर्ग। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग, यानी कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहलाती है। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन व वीर्यसेचन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन व वीर्यसेचन, जिसको हम स्पर्मेशन कहते हैं या इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन व वीर्यसेचन की परिभाषा लिखे। किसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं और किसे हम वीर्यसेचन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन की परिभाषा लिखिए। सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखो कि शुक्राणु जनन और वीर्यसेचन हम किसे कहते हैं, किसको हम कहते हैं ये शुक्राणु जनन की क्रिया है और किसको हम कहते हैं वीर्यसेचन। तो बताइए, शुक्राणु जनन और वीर्यसेचन की को परिभाषित आपने करना है, किसको शुक्राणु जनन और किसको हम वीर्यसेचन कहेंगे। ठीक है, बताइए। तो क्या लिखोगे बेटा, गोलाकार अचल व अगुणित शुक्राणु प्रसू कोशिका का चल सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या लिखोगे, गोलाकार अचल व अगुणित। ठीक है, क्या लिखोगे, शुक्राणु जनन में इनमें लिखोगे गोलाकार, ठीक है, गोलाकार अचल अगुणित, ठीक है, अगुणित शुक्राणु प्रसू कोशिकाओं, प्रसू का, ठीक है, प्रसू का चल शुक्राणु कोशिकाओं में, ठीक है, पशु का चल सक्रिय शुक्राणु में, ठीक है, पशु का चल सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है। रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखोगे कि गोलाकार अचल। भाई देखो, जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो जो बनता है शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा जो शुक्राणु बनता है वो कैसा होता है, अचल होता है ना। उसके पास कोई ऐसा हाथ पांव थोड़ी होता है, उसके पास कोई भी हाथ पांव नहीं होता। तो शुक्राणु व वीर्यसेचन की परिभाषा लिखे तो गोलाकार अचल या अगुणित को शुक्राणु प्रसू का चल सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वृषण के अंदर नरजर कोशिकाओं से, ठीक है, नरजर कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, ओके,
चलो, या हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, ये आप कई तरीके से आप डिफिनेशन को लिख सकते हो। वीर्यसेचन क्या होता है? तो वीर्यसेचन में लिखोगे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया समाप्त होने पर शुक्राणु के सिर सटोली कोशिका में धंस जाते हैं। तो इन शुक्राणुओं का सटोली कोशिका से निकलकर शुक्राणु जन नलिका की गुहा में आना स्पर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो वीर्यसेचन में क्या लिखोगे? हेडिंग डालो वीर्यसेचन। ठीक है, क्या? वीर्यसेचन। अभी हम वीर्यसेचन हम किसे कहते हैं? वीर्यसेचन में हम क्या लिखेंगे कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया समाप्त होने पर, ठीक है, समाप्त होने पर शुक्राणुओं की शीर्ष, ठीक है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया समाप्त होने पर शुक्राणुओं का शीर्ष सटोली कोशिका में, शीर्ष सटोली कोशिकाओं में धंस जाता है। ठीक है, क्या होता है? सटोली कोशिकाओं में धंस जाता है, यानी कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया समाप्त होने पर, जैसे ही ये शुक्राणु जनन की क्रिया समाप्त हुई, तो शुक्राणु जनन क्रिया समाप्त होने पर शुक्राणु का जो शीर्ष होता है वो सटोली कोशिका में क्या हो जाता है? धंस जाता है। ठीक है, सटोली कोशिका में धंस जाते हैं। ठीक है, तो इन शुक्राणु का सटोली कोशिका से अलग निकलकर, ठीक है, शुक्राणु से सटोली कोशिकाओं से निकलकर शुक्राणु जनन नलिका की गुहा में आना स्पर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, तो क्या लिखोगे? इन शुक्राणुओं का, आगे, इन शुक्राणुओं का ठीक है, शुक्राणुओं का सटोली कोशिका से सटोली कोशिका से या कोशिकाओं से, ठीक है, निकलकर शुक्रजनक नलिकाओं के, ठीक है, नलिका की गुहा में आना, नलिका की गुहा में, ठीक है, नलिका की गुहा में आना वीर्यसेचन कहलाता है। वीर्यसेचन या स्पर्मिनेशन, ठीक है, कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? वीर्यसेचन कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है बेटा कि सटोली कोशिका का, है ना, जो सटोली कोशिका का शुक्रजनक नलिका से निकलकर, सटोली कोशिका का जनक नलिका से निकलकर मादा योनि में वीर्य का जाना ही वीर्यसेचन कहलाता है। तो दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया समाप्त होने पर, यानी कि जब इस शुक्राणु निर्माण की क्रिया हो रही, शुक्राणु बन गए, तो जब शुक्राणु निर्माण क्रिया समाप्त हुई, तो जैसे ही समाप्त होती है तो जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु प्रस्तुत होते हैं, ठीक है, वो सटोली कोशिका में इनका सिरा धंस जाता है। धंसने के बाद इनको पोषण मिलता है। जब ये चल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो चल में परिवर्तित होने के बाद ये शुक्राणु सटोली कोशिका से निकलकर जो शुक्र नलिका होती हैं उनमें ये चले जाते हैं, उनकी जो गुहा होती है उस गुहा में प्रवेश कर जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वीर्यसेचन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वीर्यसेचन की क्रिया कही जाती है। तो ये होते हैं शुक्राणु कोशिका और वीर्यसेचन में अंतर। ठीक है, शुक्राणु जनन और वीर्यसेचन को परिभाषित करें। ठीक, आगे
क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? रीजन क्या है? ऐसा क्या रीजन है क्यों ये उदर गुहा मनुष्य के बाहर स्थित होते हैं? ठीक है, तो क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? देखो, मनुष्य का जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर स्थित होने का रीजन ये है कि जो वृषण के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। क्या होती है? जो वृषण है हमारा, जो टेस्टिस है, और उस टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है, तो इस शुक्राणु निर्माण की क्रिया को अगर हमें करना है ना, ये जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है, अगर इस क्रिया को हमें, इस निर्माण की क्रिया को जब हमें करना है, तो इसको करने के लिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारे नॉर्मल शरीर का जो उदर गुहा का टेम्परेचर है, क्योंकि जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, उतना ही टेम्परेचर हमारे उदर गुहा का भी होता है। तो अगर उतना ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहे तो शुक्राणु निर्माण क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे कि वृषण में होने वाले शुक्र जनक की प्रक्रिया शरीर के सामान्य ताप से 2 से 3 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, वृषण में होने वाली ठीक है, वृषण में होने वाली शुक्र जनन प्रक्रिया ठीक है, तो वृषण में होने वाली शुक्र जनन प्रक्रिया, ठीक है, क्या? वृषण में होने वाली शुक्र जनन प्रक्रिया, ठीक है, शुक्र जनन प्रक्रिया यानी कि जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है, तो शुक्र जनन प्रक्रिया को शरीर के, ठीक है, शरीर के ताप से, प्रक्रिया को शरीर के ताप से, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है ना, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप की क्या होगी? कम आवश्यकता होती है। मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान के समान होता है। ठीक है, ठीक है, और मानव उदर गुहा का तापमान, ठीक है, मानव शरीर में, आगे क्या लिखोगे? मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान, उदर गुहा का तापमान, ठीक है, तापमान शरीर के तापमान यानी 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के बराबर होता है या के समान होता है। ठीक है, के समान होता है यानी कि बराबर होता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्राणु जनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, जिससे बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में ठीक है, ऐसी स्थिति में शुक्राणु जनन प्रक्रिया, ठीक है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया नहीं हो पाती, है। ठीक है, क्या होगी? नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नहीं हो पाती है जिससे बंध्यता उत्पन्न
बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जो इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी जो होगी वो इनफर्टिलिटी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वृषण में होने वाली शुक्र जनन प्रक्रिया को शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। अगर मानो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उतनी ताप पे शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन उधर गुहा का टेम्परेचर जो तापमान होता है वो हमारे शरीर के तापमान के बराबर होता है, इसीलिए वृषण का बाहर होना जरूरी है। ठीक है, तो मनुष्य का वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ये कारण होता है। ठीक है, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो रीजन यही है कि वृषण में होने वाली शुक्रजनक प्रक्रिया को शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है, और मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान के समान होता है, अतः ऐसी स्थिति में शुक्राणु जनन प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे बंध्यता उत्पन्न हो जाती है या बंध्यता उत्पन्न हो सकती है। ठीक, क्लियर। आगे, प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव किसे कहती है? प्रसव का मतलब होना कि भाई जो हमारी 9 माह की जो गर्भ अवधि है, जो 9 माह की गर्भ अवधि है और वो 9 माह की गर्भ अवधि क्या हो गई, पूरी हो गई, तो प्रसव किसे कहते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव का मतलब क्या है? प्रसव का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करोगे और ईमानदारी से करोगे कि प्रसव किसे कहते हैं। और मैं आप यहाँ पे थोड़ा समझा देना चाहते भाई कि जब गर्भ अवधि पूर्ण हो जाती है ना, कि 9 मंथ की या 9 मंथ से 9.5 जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो जो 9 माह की जो गर्भ अवधि पूरा हो जाती है, तो 9 माह की गर्भ अवधि पूरा होने पे एक बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, या लिख सकते हो प्रसव किसे कहते हैं, भाई लिख लो, नहीं बोलोगे मैम आप लिखा दो, तो भाई इसका आंसर लिख लो। ठीक है, इसके भी आंसर लिख लो, नहीं बोलोगे कि है ये तो होगा ही नहीं। क्या लिखोगे बच्चा, कि गर्भ की अवधि को पूरा होने पर, गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने पर गर्भाशयी भित्ति के तीव्र संकुचन के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना प्रसव कहलाता है। क्या लिखोगे, गर्भ की अवधि पूरा हो जाने पर, ठीक है, गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने पर, ठीक है, तो गर्भ की अवधि का पूरा हो जाने पर गर्भाशयी ठीक है हो जाने पर, ठीक है हो जाने पर गर्भाशयी भित्ति के तीव्र तीव्र संकुचन के कारण के कारण तो तीव्र संकुचन के कारण, तो भित्ति के तीव्र संकुचन के कारण, ठीक है, कारण शिशु का, ठीक है, संकुचन के कारण, ठीक है, शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, प्रसव, यानी कि गर्भ की अवधि का पूरा हो जाने पर गर्भाशयी भित्ति के तीव्र संकुचन के कारण, यानी कि जो गर्भाशयी भित्ति होगी और उस गर्भाशयी भित्ति में क्या होगी, बहुत ज्यादा तीव्र संकुचन, है ना, जो कहते भाई कि प्रसव वेदना स्टार्ट होती है ना, जो प्रसव पीड़ा या प्रसव वेदना कहते हैं, तो प्रसव वेदना स्टार्ट होने पर एक शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना या योनि मार्ग से बाहर आने की जो क्रिया होती है उसको हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रसव, प्रसव को हम पार्चुरेशन कहते हैं।
ओके, चलो अगला देखो। शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बने, यानी कि यहाँ पे आपको शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का आपने क्या बनाने हैं, नामांकित चित्र को बनाने। चलिए भाई बनाना स्टार्ट करिए। शुक्राणु और अंडाणु बिल्कुल सिंपल सा है, टफ कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपकी शुक्राणु है। ठीक है भाई, बड़ा बना दे, नहीं बोलोगे मैम इतना छोटा बना दे। ठीक है, तो अंडाणु शुक्राणु का क्या करने हैं, नामांकित चित्र बनाने हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं शीर्ष। कौन सा भाग है, शीर्ष, यानी कि हिड भाग है। क्या है, हिड भाग है। ठीक है, इस हिड भाग में इसका क्या है, केंद्रक है। केंद्रक है, और अगर केंद्रक होगा तो क्या होगा, इसमें गुणसूत्र भी होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, केंद्रक है तो उस केंद्रक का क्या होगा, गुणसूत्र भी होगा। इसके ऊपर ये टोपी नुमा जो संरचना है, ये जो टोपी नुमा जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग को कहते हैं वक्ष, यानी कि थोरेक्स, और इसके अंदर होते हैं माइट्रोकांडिया। ठीक है, और ये यहाँ से पूरा, ये जो पूरा भाग है, पूरे भाग को हम कहते हैं पुक्ष, यानी कि टेल कहते हैं। तो ये है शुक्राणु का डायग्राम, और ये ऐसा है जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम को हम आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए, है ना, इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। बिना सूक्ष्मदर्शी का देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको देखने के लिए क्या चाहिए, हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, यानी कि आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है अंडाणु का डायग्राम, है ना, कि अंडाणु का डायग्राम बनाओ। तो अंडाणु का डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो अंडाणु कैसा होता है, इसके अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, फिर इसके बाहर एक लेयर होती है। ठीक, फिर इसके बाहर भी ढेर सारी होती है। ना ढेर सारी साइड साइड क्या होंगी, लेयर होंगी।
ठीक है। तो देखो ढेर सारी क्या होंगी इसकी साइड साइड लेयर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे ढेर सारी इसकी क्या होंगी लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। ठीक है, ओके। तो इस लेयर को हम कहते क्या है, देखो, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। इसका क्या होगा, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो देखो इस भाग को हम कहते हैं कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, इस बाहरी भाग को कोरोना रेडिएटा। इसके बाद इस लेयर को जोना पेलुसिडा, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद इसका पीतक कला होता है। तो ये होते हैं अंडाणु और शुक्राणु के डायग्राम। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के डायग्राम। आगे देखो, अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए, यानी कि आरेख के माध्यम से आपने समझाने हैं कि अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो अंड जनन का क्या करना है, आपको आरेखीय निरूपण करने हैं। ठीक है, क्या है, अंड जनन का आरेखीय निरूपण ना, इसको आपने लिखने नहीं है, इसको बस आपको आरेख के माध्यम से क्या करने हैं, समझाने हैं कि अंड जनन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। ये जो अंड जनन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस का क्या करना है, आपने आरेखीय निरूपण करना है। क्या करने हैं आपको, इसका आरेखीय निरूपण करने हैं कि ये जो अंड जनन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। ठीक है, ओके। चलो, तो अंड जनन का आरेखीय निरूपण करिए। तो ये आपने करने हैं, ये मैं आपको छोड़ रही हूँ होमवर्क। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं। जनसंख्या विस्फोट के लिए, जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़ा बम सा गोला आया और वो क्या हो गया, फट गया, नहीं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि अचानक, है ना, कि जन्म दर में बढ़ोतरी हो गई, मृत्यु दर में कमी हो गई, और किसी विशेष स्थान में अचानक जनसंख्या बढ़ गई, है ना, जहाँ कम लोग हैं और वहाँ पे संख्या बढ़ गई, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के जो कारण हैं वो क्या सुझाए गए हैं, आपने यहाँ पे समझाना है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के जो कारण है उस कारण को क्या करने, आपने यहाँ पे समझाने हैं कि क्या क्या से कारण है। ठीक, तो अगर हम जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण सुझाए गए उनकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहला देखो बेटा क्या होता है, मृत्यु दर में आई कमी और मातृ मृत्यु दर में आई कमी। मृत्यु दर में आई कमी और मातृ मृत्यु दर में आई कमी। ठीक, क्या होगा, पहला होगा मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, साथ साथ मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, मातृ मृत्यु दर में आई कमी, साथ साथ मातृ मृत्यु दर में आई कमी, आई कमी। ये सब क्या होते हैं, रीजन होते हैं जनसंख्या विस्फोट, यानी कि हमारी जनसंख्या बढ़ने के ये रीजन यानी कि कारण होते हैं। साथ साथ शिशु मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है, सेकंड क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में गिरावट। जो शिशु मृत्यु दर होगा गिरावट, यानी कि शिशु की संख्या बढ़ती जा रही है, शिशु में क्या हो रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है। ठीक है, जन्म आयु वर्ग के लक्ष्यों में बढ़ोतरी। ठीक है, और अन्य कारण जैसे अशिक्षा, कम उम्र में विवाह, सामाजिक मान्यताएं तथा गर्भ निरोधक के साधनों का न अपनाना। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे अशिक्षा, अशिक्षा, कम आयु में विवाह ना, कम आयु में विवाह, और भी सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी हमारे रीजन होते हैं। ओके,
ठीक है, चलो आगे देखो। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। हालांकि मैंने ये आपको पढ़ा दिया, मैंने क्लास ले ली है पिछली में, मैंने आपको वहाँ पे बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि एक, अब ऐसा नहीं है कि पूरे बेबी को हम तैयार टेस्ट ट्यूब में ही कर देते हैं। जो पूरे बेबी हो रहे हैं, पूरा बेबी का जो जीवन काल हो रहा है, जो बेबी हम बना रहे हैं, वो टेस्ट ट्यूब में नहीं, ऐसा नहीं होता। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि जो बेबी हो रहा है ना, जो एक बेबी हो रहा है, जो बेबी को हम पैदा कर रहे हैं, उस बेबी को हम क्या करते हैं, पहले एक ट्यूब लिए, ये हमने क्या ले लिया, ट्यूब ले लिया, ठीक है। अब ये कंडीशन किसके लिए की जाती है, यानी कि जो महिला होगी, वो जो महिला पुरुष दोनों में दिक्कत हो सकती है, चाहे महिला में पुरुष में वीर्य स्पर्म काउंट कम हो या स्पर्म की संख्या कम हो, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये महिला में यूज होता है। यानी कि महिला में या तो निषेचन योग्य वातावरण नहीं हो सकता, है ना, या अंडोत्सर्ग न हो पा रहा, अंडा तो बना लेकिन अंडोत्सर्ग क्रिया न हो पा रही, उस कंडीशन में अंडाणु शुक्राणु को लिया जाता है, या तो 8 कोष की, या तो 8 कोष की अवस्था वाले भ्रूण को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, और गर्भावधि पूर्ण होने पे एक शिशु का, यानी कि एक बेबी का जन्म होता है, उसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने से नोट डाउन कर लेना। अगला, मेंडली एक संकर क्रॉस के लक्षण प्रारूप अनुपात व जीन प्रारूप अनुपात क्या है? मेंडली, है ना, जो मेंडल जी का, ये सभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बेटा, कि मेंडली एक संकर क्रॉस के लक्षण प्रारूप अनुपात व जीन प्रारूप अनुपात, यानी कि जो मेंडल जी का एक संकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल जी का एक संकर क्रॉस यानी कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को आपने बताने हैं, ठीक है। और इसके बाद 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित, ठीक। तो ये संकट प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में प्रयोग किए जा रहे पुष्प के वर्तिकार को अवांछित परागकण से बचाया जाता है। ये सभी आपने होमवर्क करने हैं, ठीक। तो यहीं पे जो हमारी क्लास होती है वो समाप्त होती है। वापस से बोलूँगी कि वापस से क्लास को दोबारा देखने हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे आपको, यहाँ लाइव चैट नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि मैम मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, या मुझे यहाँ पे किसी भी विशेष प्रकार की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे अपने सुझाव को लिखेंगे, ठीक है। और वापस इस क्लास को दोबारा देखेंगे, इस क्लास को आपने दोबारा देखने, नहीं कि छोड़ देने, चलो छोड़ो रहने दो क्या देखते हैं, तो वापस से आपने देखने हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करने हैं। और इसके साथ साथ पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो उस क्लासेस को आपको देखना है, और इस क्लास को हर एक बच्चे के पास शेयर करने हैं, ओके। क्योंकि जो आप ये 3 दिन से वीडियो क्लासेस आपकी चली, अगर आपने ये कर लेते हो तो आपका 5 चैप्टर तक बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है, ठीक। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सही बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।